वो एक दूसरा ही मैसेज है। आपने कहा कि हमने कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया, इसके बारे में अपने एक विचार हैं कि अगर कहीं से खतरा आ रहा था तो कर देना चाहिए था। देश को बचाना आवश्यक होता है। हम वहीं लड़ेंगे जहां पर आपकी इच्छा है, ये कोई ज़रूरत तो नहीं। हम वहीं लड़ेंगे जहां पर से हमारे को खतरा आ रहा है, और हम उसका खतरे का मुकाबला वहीं करेंगे। ये एक बात है। लेकिन हमने अपने स्वार्थ के लिए नहीं किया। हम युद्ध तो करेंगे, और अपनी जमीन पे भी करेंगे और बाहर भी करेंगे, लेकिन अपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं, परमार्थ के लिए करना पड़ेगा। इस देश का जो एक कहने से है, उनका ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, और इस स्टेटमेंट को हम कहीं से भी कम करके नहीं आंक सकते, वो भी ऐसे माहौल में दशहरा के दिन, विजयदशमी के दिन। मैं सीधे चलूंगा हमारे खास मेहमान, उनको इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा। लेजेंडरी लोग इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथ बहुत शानदार एनालिस्ट, बहुत ही तजुर्बेकार, आर्मी के बहुत सीनियर ऑफिसर जनरल शंकर प्रसाद है। सर वेलकम, स्वागत है आपका। मेरे साथ एक बहुत ही लेजेंडरी इंसान, बहुत ही शानदार एनालिस्ट, फॉरेन अफेयर्स हो या पॉलिटिक्स हो, मेरे साथ पुष्पेश पंत सर मौजूद है। सर वेलकम वंस अगेन। और मेरे साथ हैं चाइना से, क्योंकि आज छुट्टी का दिन है, इसलिए आज ये मौका निकाल लेते हैं हमारे लिए, युक्तेश्वर जी, जो कि चाइना के ऊपर बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं। लंदन से हैं, चाइना से नहीं है, क्योंकि इनके जो बयान है उसके बाद तो शायद ये चाइना जा भी नहीं पाएंगे, क्योंकि चीन में ऐसे स्ट्रेट बोलने वाले लोगों को पसंद नहीं करते। लेकिन मैं सीधे, मेरा पहला सवाल जल प्रसाद सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अजीत डोभाल जी का ये स्टेटमेंट, और ये स्टेटमेंट कितना मैटर करता है? उन्होंने ये कहा कि हम अपनी जमीन से भी लड़ेंगे और बाहर से भी लड़ेंगे। ये डायरेक्ट वार्निंग मैसेज क्या है सर? देखिए, वार्निंग मैसेज समझिए या कुछ भी समझिए इसको निशांत जी, हमारे देश की रणनीति क्लियर है। हमारी आर्मी एक प्रोफेशनल आर्मी है। हमारी आर्मी जब भी युद्ध में जाएगी तो उसको अभी डिफीट नहीं चाहिए, उसको हर हालत में 100% विनिंग चाहिए। आपको मालूम है कि लड़ाई में कोई लूजर्स नहीं होते, सिर्फ विनर्स होते हैं। कोई रनर्स अप नहीं होते, केवल विनर्स होते हैं। तो लड़ाई वहाँ पर करनी चाहिए, जब करनी चाहिए जब हमें ये तैयारी पूरी हो और हमें यकीन हो दैट वी आर गोइंग टू डिफीट द एनिमी विदाउट एनी डाउट वी विल विन। तो उसकी तैयारी ज़रूरी है, उसकी जगह ढूंढना ज़रूरी है, उसका समय ढूंढना ज़रूरी है, उसमें पूरा माहौल क्रिएट करने की ज़रूरत है। तो डोभाल साहब ने अपनी तरफ से जो कहा उसका माने आइसोलेशन में न लिया जाए, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि भारत की सेना की रणनीति जो सरकार इस समय एक्सेप्ट करती है वो ये है कि लेट द आर्मी बी प्रिपेयर्ड। आर्मी शुड ओनली बी पुश्ड इनटू अ बैटल सिचुएशन व्हेन इट इज़ 100% सर्टेन ऑफ विनिंग। आपको मैं छोटा सा एक वाक्य याद दिला दूं, जबकि 1971 की लड़ाई हुई थी, उस समय जब श्रीमती इंदिरा गांधी ने, जो प्रधानमंत्री थी, उन्होंने आर्मी चीफ जनरल मैनिक शॉ से कहा, जो बाद में फील्ड मार्शल बने, कि हम बांग्लादेश को लिबरेट कराना चाहते हैं। तो उन्होंने एक सेंटेंस अवश्य कहा था प्राइम मिनिस्टर से कि मैडम आप लड़ाई जीतना चाहती हैं कि लड़ाई में हार की भी गुंजाइश है? उन्होंने कहा ये कैसा सवाल है, हमें तो जीत हर हालत में चाहिए। तो उस समय मैनिक शॉ जो आर्मी चीफ थे, उन्होंने कहा, वही आज भी चीफ कहेंगे कि सर हम आपके लिए लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन हमें लड़ाई लड़ने दीजिए जिससे हम जीतें। सर आप जो बता रहे हैं, मैं एक और चीज यहाँ पर आपसे जानना चाहूंगा, सहायता चाहिए। बहुत शार्प और क्विक रिएक्शन। सुमित मेरे साथ जुड़ गए। सुमित वेलकम, स्वागत है आपका। जल प्रसाद, एक बात बताइए, उनका ये स्टेटमेंट कि हम अपनी जमीन से भी हमला करेंगे, बाहर से भी हमला करेंगे, ये कितना स्ट्रॉन्ग मैसेज है? जी, ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है और इसकी एविडेंस आपको दिख रही है। आई एम श्योर ही इज रेफरिंग टू एरियाज ऑफ ओन चूजिंग, टाइमिंग ऑफ ओन चूजिंग, फ्रेंड्स ऑफ ओन चूजिंग, टारगेट्स ऑफ ओन चूजिंग। अभी क्वाड की बात चल रही है, आप देख रहे हैं कि किस तरह से क्वाड क्रिएट हुआ है। ये भी एक बड़ी भारी चीज़ है जो इस समय नज़र आ रही है। तो निशांत जी, चाहे अपनी ज़मीन पे लड़ें, चाहे अपने आकाश में लड़ें, चाहे अपने समुद्र में लड़ें, जहाँ लड़ने की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ भारत सेना इस समय लड़ेगी। जिसके संग मिलकर लड़ना वहाँ लड़ेगी, जहाँ अकेले लड़ना वहाँ अकेले लड़ेगी। और जब भी लड़ेगी निशांत जी, ये मान लीजिए, आप ये मानकर ही चलिए कि इसमें विनर्स हमेशा हमारी फौज ही होगी। तो इसलिए प्लीज़, चाहे उनका स्टेटमेंट आप किसी तरीके से भी लें, चाहे क्वाड में देख कर लें,
चाहे यहाँ इंडिया लद्दाख में देख कर ले, चाहे स्काईज में राफेल की बात करके देखें, चाहे तिब्बत की बात करके देखें, इन सब जगह एक ही वक्त निकल रहा है। लेकिन अगर डोवल जी का बड़ा अगर बात स्टेटमेंट की जाए जनरल साहब, मेरे सामने एक और बयान है। अंडरस्टूड, कैलकुलेटेड बयान है, लेकिन एक और स्टेटमेंट है। चीन को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की डायरेक्ट वार्निंग, अपनी एक इंच जमीन भी हम नहीं छोड़ेंगे, देश की सुरक्षा के लिए सेना हमेशा तैयार। राजनाथ सिंह का यह स्टेटमेंट, चीन बॉर्डर पर तनाव खत्म होना चाहिए। राजनाथ सिंह जी ने आज जब शस्त्र पूजन किया तब यह स्टेटमेंट दिया। मैं अपनी टीम को बोलूंगा कि थोड़ी देर में अजीत डोवाल और राजनाथ सिंह जी के दोनों के शॉट तैयार रखेगा स्प्लिट में, लेकिन अभी नहीं, थोड़ी देर में। मैं सीधे चलूंगा पुष्पेश सर के पास। उससे पहले राजनाथ सिंह जी ने क्या कहा, ये देखते हैं। भारत तो ये चाहता है कि यह तनाव समाप्त हो, शांति स्थापित हो, उद्देश्य हमारा यह है। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी नापाक हरकतें होती रहती हैं, लेकिन मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं और आश्वस्त ही नहीं हूं, मुझे पूरा भरोसा भी है कि हमारे सेना के जवान किसी भी सूरत में अपने भारत की एक इंच भी जमीन किसी दूसरे के हाथों में नहीं जाने देंगे। ये जो स्टेटमेंट आया है ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, और एक इंच जमीन भी नहीं देंगे। और मैं सीधे पुष्पेश सर के पास चलूंगा। सर, हमने एक पहले एक दौर देखा था, और वो ज्यादा पुराना नहीं है। गलवान के बाद भी 2 महीने तक हमारे कोई भी नेता ज्यादा खुलकर नहीं बोलते थे, लेकिन अब जिस तरीके से उनके स्टेटमेंट आ रहे हैं, चाहे वो अजीत डोवाल जी, वो तो नेता नहीं है लेकिन एनएसए के हैं, लेकिन एनएसए हैं, और यहां पर राजनाथ सिंह जी की अगर बात की जाए तो मतलब भारत ने मन बना लिया है कि अब चीन के साथ वो व्यवहार नहीं होगा जो पहले हुआ करता था। निशांत भाई, मुझे लगता है कि 2 बातों को ध्यान में रखना जरूरी है कि यदि गलवान के बाद 2 महीने तक ऐसा लग रहा था कि भारत सरकार चीन का नाम नहीं ले रही है, कड़ा जवाब देने की बात नहीं कह रही है, तो शायद कहीं ना कहीं भारत के मन में ये भ्रम बचा हुआ था कि चीन के साथ संवाद के जरिए सीमा विवाद का निपटारा किया जा सकता है। इन 2 महीनों में ये बात बिल्कुल निर्मूल साबित हुई है। चीन ने बार बार दगाबाजी की है, धोखा दिया है, जो बात कही थी तनाव घटाने की, उससे वो मुकरा है। तो अब इसकी कोई गुंजाइश नहीं बची है कि संवाद को जारी रखा जाए। संवाद को सिर्फ इसलिए जारी रखा जा रहा है मेरी समझ में कि राजनयिक शिष्टाचार की एक परंपरा है कि संवाद को तोड़ना थोड़ा अभद्र माना जाता है, संवाद चलता रहे, तो संवाद का कोई विकल्प नहीं है। इस तरह के शब्द हमको सुनने को मिलते हैं, मगर जिस तरह की सैनिक तैयारी भारत ने हिमालयी सरहद पर की है, उसको देखते हुए अब ये नहीं लगता है कि संवाद को कोई प्राथमिकता देता है। और मुझे लगता है कि एक सीमा होती है संवाद की। वो संवाद की सीमा अगर आप देखें, अभी आपने उल्लेख किया था तुर्की और फ्रांस को लेकर यूरोप में तूफान हो रहा है, तो संबंध यथावत जब नाटो के सदस्यों के बीच में नहीं रह रहे हैं, तो ये कल्पना करना कि चीन और भारत, अगर मैं आपसे लिबर्टी लूं तो एक थोड़ा एग्जैजरेटेड मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे, क्या आपको ऐसा लगता है कि जो अजीत डोवाल जी ने कहा उसके बाद, बल्कि राजनाथ सिंह जी का स्टेटमेंट उनसे पहले आया है, इसके बाद यह लगता है कि भारत के पास एक विकल्प है अभी कि वो एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज और कहीं पे भी प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर सकते हैं, जैसा कि उन्होंने पाकिस्तान को सबक सिखाया, वो किसी से भी खासकर जो अलायंस वो बना रहे हैं उस सब को देखते हुए? नहीं, मुझे लगता है कि देखिए, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की बात तो शायद हम न करें तो बेहतर है। मुझे लगता है कि उसमें एक जो चेतावनी डोवाल साहब ने और राजनाथ जी ने दी है चीन को, खासकर डोवाल साहब ने, जब वो कहते हैं हम अपने देश की सीमा के भीतर से और बाहर से भी आक्रमण जहां जरूरी समझते हैं, जहां हमें खतरा है करेंगे, तो उसका अर्थ चीन पर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक नहीं है। उसका अर्थ ये भी है कि चीन ने भारत की घेराबंदी का जो प्रयास किया है, नेपाल से लेके म्यांमार से लेके श्रीलंका तक में, हबनटोटा बंदरगाह तक में लेके, और जो अंतर्राष्ट्रीय जल निधि है जिसे हम हाई सीज कहते हैं, जहां पर वो कहते हैं पूरा क्षेत्र हमारा है और यहाँ किसी देश के नौसैनिक बेड़े नहीं आने चाहिए, उनका इशारा उसकी तरफ भी है कि वहाँ भी भारत कुछ ऐसी जंगी जहाज़ों की, प्रक्षेपास्त्रों की तैनाती कर सकता है कि जिसको वो चीन की भूमि न कहें, मगर जो अंतर्राष्ट्रीय जल निधि है या टेरिटोरियल वाटर्स किसी देश के नहीं है या हैं भी, तो जहाँ चीन ने घुसपैठ करने की कोशिश की है, जैसे मान लीजिए श्रीलंका में या नेपाल में, तो उन जगहों में भारत ये आज स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि चीन का आधिपत्य वहाँ है, चीन की संप्रभुता के नीचे वो लोग दबे हुए हैं या ऋण के बोझ से, और वहां से भारत कुछ नहीं कर सकता। तो मेरे ख्याल में ये जवाबी वार की जो बात है वो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक से ज्यादा उस पूरे क्षेत्र को जो जियोपॉलिटिकली इंपॉर्टेंट है दर्शाने के लिए चीन ये न समझे कि उसका आंगन पिछवाड़ा है। पॉइंट नोटेड। युक्तेश्वर जी, चाइना के बारे में आप
बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन ये दो स्टेटमेंट्स अभी चाइना के अंदर क्या बुगाहट होगी, क्योंकि उनका प्रोपेगेंडा चैनल ग्लोबल टाइम्स वो कुछ ना कुछ स्टेटमेंट देगा, लेकिन अंदर उनके थिंक टैंक क्या सोच रहे होंगे। अजीत डोभाल का यह स्टेटमेंट कि हम अपनी जमीन से और कहीं और से भी युद्ध लड़ सकते हैं, राजनाथ सिंह जी का स्टेटमेंट कि देखिए समझिए इसको कि एक इन जमीन नहीं देंगे, और वो भी विजयदशमी के दिन। यह स्टेटमेंट चाइना के अंदर क्या चल रहा होगा इस सब के बाद। जी बिल्कुल, क्योंकि राजनाथ जी का और डोभाल जी का जो कि परमार्थ निकेतन में वहाँ पे थे, और उन्होंने बताया भी बिल्कुल सही कि परमार्थ के लिए हम युद्ध कर सकते हैं और करेंगे जरूरत पड़ी तो चाइना में अभी आप देखिए कि ठीक 58 साल पहले 1962 का इसी समय में 20 अक्टूबर से वहाँ पे लड़ाई हुई थी, और उससे पहले 1950 से जब कोरियन वॉर हुआ तो उसको लेकर के शी जिनपिंग, हालांकि वो बोल रहे हैं अमेरिका के अगेंस्ट में, लेकिन उनका एक बहुत बड़ा भाषण आया है, ये 3 दिन पहले का है, और इस भाषण को हमें बहुत गंभीरता से लेनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल बता दिया है, उसने भी बताया है कि वोमेन पू ही रो, इसका मतलब ये है कि अगर हम पर अगर कोई अटैक करे या करेगा तो हम भी उनको छोड़ेंगे नहीं, और ये एक उनका बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। हालांकि बात ये भी है कि चाइना के पास, गवर्नमेंट के पास में बहुत ज्यादा पैसा बच नहीं रह गया है, क्योंकि जो वहाँ की प्राइवेट कंपनियां जो हैं क्वांगचोंग में और शेंचन में, काफी लोग तो वो वहां से छोड़ के भाग रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का क्या होता है कि अगर चीन में उनके पास पैसा नहीं होता है तो किसी भी कंपनी को वो जब्त कर सकते हैं। 1950 के दशक में ऐसा हुआ था, और मुझे तो लगता है कि कहीं फिर से ऐसा ना हो जाए, और इसीलिए क्योंकि चीन जो है, चाहे उनका 23 अक्टूबर का सुबह का जो भाषण हो शी जिनपिंग का, या फिर उनके जो कुछ और लीडर्स हैं उनके भाषण हो, तो वो भी अब बहुत कड़ा रुख अपनाए हुए। क्या चीन के अंदर, क्योंकि आप चीन को समझते हैं, क्या चीन के अंदर थोड़ा सा भी अब एलिमेंट ऑफ डाउट, जो चीन की भाषा में एक एलिमेंट ऑफ फियर होता है, क्योंकि वो उनके लिए जब डाउट क्रिएट होता है तब वो डरना शुरू करते हैं, क्या वो आ चुका है भारत को लेकर? क्या अब उनको लगता है कि इस मुल्क को हल्के में नहीं ले सकते? नहीं, बिल्कुल, वो तो कभी भी भारत को हल्के में लेना नहीं चाहते हैं। चाहे अगर आप उनका युआन नानसंग जो बॉम्बे में जो कमिश्नर रहे हैं, मतलब एम्बेसी के ऑफिसर थे और कॉन्सुलेट जनरल थे बेसिकली, और उन्होंने भी बहुत अच्छा सा एक लेख लिखा है, और उसमें भी वो हमेशा बात कर रहे हैं, जैसे हम भारत भी बात करें कि हम लड़ाई नहीं चाहते हैं, लेकिन हम वो भी चाहते हैं कि भारत को सबसे बड़ा एक देश उभर के बाने में एशिया में, और उस तरह से वो टक्कर लेना नहीं चाहते हैं। पर उनके अंदर में सुबगाहट पहले से भी थी और अभी भी है। जैसे अभी अगर आप ग्लोबल टाइम्स के अगर कुछ ट्वीट्स को देखें तो जानबूझ कर के कि वो बताना चाहते हैं कि हम अपने बॉर्डर में हम लोगों को ये वाला खाना भेज रहे हैं, ये तैयारी की है, और काफी जगहों पे जैसे नेपाल के कुछ इलाकों में चीन ने भी ऑलरेडी उनके कुछ जगहों को जब्त कर लिया है। तो इसलिए चीन कभी भी कमजोर तो नहीं मान सकते हैं उसको, क्योंकि चीन की जो इकोनॉमी है जी 14 जी, मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं। आप युक्तेश्वर जी, दो बड़ी खबर यहां पर सुमित बैक टू बैक ब्रेक कर रहे हैं। चीन को बहुत बड़ा झटका, चीन रूस में नहीं होगी कोई मिलिट्री पार्टनरशिप। बड़ी खबर पुतिन ने कहा है, पुतिन ने माना रूस की मदद से पीएलए को ताकत मिली। क्वाड के सामने चीन रूस मिलिट्री अलायंस जरूरी है। ये सबकी बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, और ये चीन को एक बहुत बड़ा झटका है। बहुत बड़ा झटका यह लगा है कि यहां पर पुतिन ने कहा है कि चाइना और रशिया के बीच में कोई मिलिट्री अलायंस नहीं होगा। यह एक बहुत बड़ा झटका लगा है। मैं चाहूंगा यहां पर जरा शॉट्स दिखाएं पुतिन और शी जिनपिंग वाले भी बीच बीच में। इसके साथ सुमित मेरे साथ है। सुमित, हर एक को यही लग रहा था कि इनका अलायंस हो रहा है, इनका अलायंस हो रहा है, लेकिन अब वो चीज साफ हो गई है, वो नहीं हो रहा है। निशांत, बिल्कुल, क्योंकि ये अलायंस होना होगा भी, क्योंकि चीन की जो है, चीन की स्ट्रैटेजी है वो सुपर पावर बन के, जो अभी चीन है वो डिप्टी सुपर पावर है, और उसका मकसद है सुपर पावर बनने का, और रशिया ये होने नहीं देगा, क्योंकि क्लैश ऑफ इंटरेस्ट दोनों नेशन के सामने आएगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि कोविड को लेकर पुतिन भी बहुत ज्यादा चिंता है, क्योंकि रशिया के अंदर भी उसका भारी नुकसान हुआ है। आपको याद होगा कि इससे पहले भी पाकिस्तान को लेकर रशिया ने बहुत क्लियर चीजें, बहुत क्लियर मैसेज। सुमित, अफसोस आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ रही है। मैं आपके पास आ रहा हूं अभी तुरंत। यहां पर यहां पर मेरे पास जो जानकारी आ रही है वो ये है कि यूएस का
इंडो पैसिफिक क्षेत्र में विस्तार का ऐलान। बड़ी खबर भारत के लिहाज से, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सैन्य ताकत का विस्तार होगा। वॉशिंगटन बीजिंग के बीच बड़ा तनाव। अमेरिका एनएसए का बयान, चीन की दखलंदाजी से क्षेत्रीय स्थिरता को खतरा। मैं फिर से सुमित के पास जाने की कोशिश करूंगा, लेकिन ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं एक बार फिर से आपको दिखाना चाहूंगा। फुल स्क्रीन पर यह खबर दिखाएं एक बार। अमेरिका एनएसए का बड़ा बयान, ब्रेकिंग फुल स्क्रीन पर दिखाएं। और इसके साथ साथ मैं पुतिन वाली ब्रेकिंग भी अगले कुछ क्षणों में, ये दोनों ब्रेकिंग आपकी स्क्रीन पर दिखाऊंगा एक साथ। यूएस का इंडो पैसिफिक क्षेत्र में विस्तार का ऐलान। इंडो पैसिफिक, समझ रहे हैं आप, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सैन्य ताकत का विस्तार होगा, नंबर 1। नंबर 2, यह बड़ी बात यह है, वॉशिंगटन बीजिंग के बीच तनाव बढ़ गया है इस बात को लेकर। फिर से एक और इंफॉर्मेशन जो हमारे पास है, अमेरिकी एनएसए का यह बड़ा स्टेटमेंट आया है, चीन की दखलंदाजी से क्षेत्रीय स्थिरता को खतरा हो गया है। और इसके ठीक बगल में पुतिन वाली खबर बताएं, ऐसा लग रहा है कि एवरीबडी इज वॉशिंग देयर हैंड्स ऑफ चाइना, यानी कि चीन से हर कोई अपना पल्ला झाड़ता दिखाई दे रहा है। मेरे साथ जनरल शंकर प्रसाद मौजूद हैं। वेरी क्विकली ये दोनों ब्रेकिंग दिखाएं। जनरल प्रसाद के पास में जाऊंगा। सर, योर टेक, वॉशिंगटन से चाइना को झटका, रशिया का बड़ा स्टेटमेंट, ऐसा लग रहा है कि चाइना इस दुनिया में अब एक अनटचेबल बनता जा रहा है। वो खुद ही ये काम कर रहा है और इसीलिए उसको जवाब सही मिल रहा है। वो खुद ही अनटचेबल बनने की जगह में जा रहा है, एक्सपेंशनिज्म कर रहा है, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को कंट्रोल करना चाहता है, पूरे विश्व का बादशाह बनना चाहता है। इसको कौन टॉलरेट करेगा? ना अमेरिका टॉलरेट कर सकता है, ना रशिया टॉलरेट कर सकता है। जिस तरह से साउथ चाइना सी के अंदर जापान को धमकी देता है, ताइवान को धमकी देता है, हांगकांग में हरकतें करता है, भारत के संग युद्ध करने की तैयारी करता है। तो इस समय सारा वर्ल्ड एक तरफ है, चाइना अकेला पड़ता चला जा रहा है और बिल्कुल पड़ गया है। अभी जो बयान आ रहे हैं उनको तो एक दफ़ा आपने बता ही दिया, लेकिन आपको ये भी मालूम है शायद आज कल में, आई थिंक इट्स टुडे और टुमारो और डे आफ्टर टुमारो, कि अमेरिका के 2 बड़े प्रमुख, वेरी सीनियर ऑफिशियल्स ऑफ अमेरिका आर गोइंग टू बी इंडिया डिस्कसिंग 2+2। उसके क्या मायने निशान? 2+2 जो डिस्कस होगा, दैट इज गोइंग टू डिस्कस द एंटायर स्ट्रेटेजिक एटमोस्फियर इन द एरिया ऑफ इंडो पैसिफिक रीजन इन द साउथ चाइना सी इंक्लूडिंग लद्दाख। तो ये जो 2 व्यक्ति आ रहे हैं अमेरिका से, वो पहुंच भी गए होंगे शायद, या कल से बातचीत शुरू है, उससे साफ जाहिर होता है कि इस समय अमेरिका भारत के संग बिल्कुल साथ खड़ा है, कंधे मिलाकर खड़ा है। रशिया भारत के संग बहुत पुराना फ्रेंड है, उसने 71 वॉर में भी हमारी मदद की थी। हमारी एक बड़ी भारी अलायंस है रशिया के साथ, हमारा बड़ा मेजर इक्विपमेंट रशिया से आता है। क्या ये समझा जाए जनरल प्रसाद कि आज अभी इस वक्त भारत की ताकत मजबूत हो रही है? मैं चाहूंगा इस शॉट को प्लीज चेंज ना करें। भारत की ताकत मजबूत हो रही है और चाइना वीक होता जा रहा है, और ये ग्लोबल लेवल पर हम करने में कामयाब हुए। 2 सुपर पावर्स चाइना से एकदम हट रही हैं। रशिया, ये ऊपर में खबर दिखा रहा हूं, यहां पर रशिया वाली खबर आप देखें, नीचे ये शॉट्स दिखा रहा हूं इंडो पैसिफिक वाली खबर के, और नीचे ये यहां पर ब्रेकिंग चल रही है। यस सर, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक स्टेटमेंट याद आ रहा है, जो उन्होंने तुरंत 3 साल पहले दिया था जबकि उरी अटैक हुआ था। उन्होंने कहा था कि मैं टैक्टिकल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो आर्म फोर्सेस पे छोड़ रहा हूँ, और स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाने में समय लगता है, तो वो समय अब आ चुका है। 3, साढ़े 3, 4 साल हो गए उस बयान को। आज भारत की स्ट्रेटेजिक पोजीशन वर्ल्ड में वो है जो आज से पहले कभी नहीं थी। सारा विश्व, मुझे कोई देश दिखाइए जो भारत के बरखिलाफ इस समय खड़ा है, एक्सेप्ट चाइना। पाकिस्तान की तो बात करना बेकार है, पॉइंट नोटेड सर। तो खैर इक्वेशन में कोई जरूरत ही नहीं है। अब मैं आपके सामने पॉइंट नोटेड सर, नोट कीजिए, पॉइंट नोटेड। जनरल प्रसाद, हम सॉरी मैं आपको रोक रहा हूं, लेकिन अब हमारे दर्शकों के सामने मैं ऐसी कुछ खबरें लेकर आ रहा हूं जिसको देखकर आप हैरान हो जाएंगे। क्या आप जानते हैं कि शी जिनपिंग और एर्दोगन दोनों एक जैसे काम कर रहे हैं? दोनों एक जैसे काम कर रहे हैं, और यह अपने आप में हैरान करने वाली बात है। और इस वक्त ये यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं, और जो खबर हमारे पास आ रही है वो ये है, ध्यान से देखें, अजरबैजान आर्मेनिया जंग में ईरान की डायरेक्ट एंट्री। बड़ी खबर, तुर्की को सीधी चुनौती देने के लिए ईरान की सेना तैयार।
पर जंग की तैयारी में जुटा ईरान, बगल में शॉट्स दिखाएं। ईरान ने शुरू की विध्वंसक हथियारों की सप्लाई। ये तस्वीरें आपके सामने देखें, फुल स्क्रीन पर एक बार शॉट्स दिखाएं। अभिषेक उपाध्याय मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ने वाले। ईरान की तैयारी शुरू हो चुकी है और इसके बगल में एक बार ब्रेकिंग फिर से दिखाएं। मैं सीधे चलूंगा। ईरान ने अपने बॉर्डर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। मैं सीधे अभिषेक के पास जाऊंगा जो कि इस वक्त मेरे साथ कहां से मौजूद हैं वो खुद ही बताएंगे। अभिषेक उपाध्याय मेरे सहयोगी मेरे साथ हैं। अभिषेक, सबसे पहले बताएं मेरे भाई, आप इस वक्त कहां पर हैं हमारे दर्शकों को, और ये बताएं ईरान के बॉर्डर पर ईरान की ड्रिल्स, टैंक सब दिखाई दे रहे। क्या ईरान आर्मेनिया अजरबैजान के युद्ध में एंट्री करने वाला है? निशान देखिए, मैं इसमें येरेवन आ गया हूं, आर्मीनिया की राजधानी, और उसकी वजह यह है कि डिप्लोमेटिक जो बातचीत है वो बहुत ज्यादा तेज हो गई है। आप जिस ईरान की बात का जिक्र कर रहे हैं वो उसका भी सेंटर इस समय यही येरेवन बना हुआ है। फ्रांस के जो 15 एमपी हैं, 15 एमपी फ्रांस के इस समय यहाँ पर मौजूद हैं। ये बड़ा डेवलपमेंट हो रहा है। ईरान से लगातार संपर्क है, जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, और अब वो स्थिति आ गई है जब ईरान, फ्रांस, ये सब जो कि अभी इनडायरेक्टली पीछे से कहीं नजर आ रहे थे, ये सब इसके फोर फ्रंट पे आपको दिखाई पड़ेंगे। वैसे भी हम जब जा रहे थे काराबाग तो हमने देखा जो ईरान का बॉर्डर है वहां पर बहुत ज्यादा हलचल थी। ये हमने देखा, वहां का जो मूवमेंट था, मिलिट्री मूवमेंट, वो भी हमने देखा। तो ये सब इस बात का अंदाजा दे रहे थे कि कुछ तो जमीन पे हो रहा है, और जो जमीन पे होता हुआ दिखाई दे रहा था उस समय, वो अब साफ तौर पर नजर आ रहा है। आप जो बता रहे हैं फ्रांस वाली खबर, इस खबर को अपने साथ बचा के रखिए अभिषेक। ये अजीब सा इत्तेफाक है कि इस खबर पे हमारे पास बहुत सारा इनपुट अभी आ रहा है, लेकिन जंग को और विध्वंसक करने में जुटा तुर्की। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, तुर्की ने शुरू किया सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास, और तुर्की का ईरान, रूस और आर्मेनिया से सीधा मुकाबला। बड़ी खबर दिखाएं बगल में विजुअल इसके हमारे सामने। ये देखें, टर्की ने अपनी जो तैयारी है वो शुरू कर दी है, ईरान दूसरी तरफ तैयारी कर रहा है, और ये हमारे सामने इस वक्त की बड़ी चिंता का विषय। फुल स्क्रीन पर ये टर्की वाले शॉट्स दिखाएं। ये यहां पर बता रहा है कि ये युद्ध अब बहुत अलग लेवल पर एक्सपैंड कर रहा है। ये युद्ध जो है वो अलग मायने लेके जा रहा है। ये युद्ध जो है इसका अलग प्रारूप होता दिखाई देगा। ये हमें ऐसा दिखाई दे रहा है। अभिषेक उपाध्याय मेरे साथ है। अभिषेक, एक तरफ ईरान की तैयारी, दूसरी तरफ टर्की की तैयारी, ये डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन दिखाई दे रहा है क्या आपको इस युद्ध में? देखिए, वो अब उसके आसार बन रहे हैं निशांत। और मैं आपको बता रहा हूं, मैग्री का बॉर्डर है, वहां पर ईरान, अजरबैजान और आर्मेनिया तीनों मिलते हैं। वहां की जो हमें जानकारी मिल रही है वो डेवलपमेंट बता रहा है कि रूस इस मामले में प्रोएक्टिव रोल निभाने के एकदम कगार पर आ चुका है। गोरिस, जहां से एंटर करते हैं हम काराबाग में, वहां पर हमने देखा कि वहां पर सेंटर है रूस की फौजों का, वो वहां पर तैनात हैं, उनका झंडा हमने रास्ते में देखा। तो अब रूस का जो रोल बहुत ज्यादा एक्टिव हो रहा है, एक्टिव तरह स्तर पे हमें दिखाई पड़ रहा है, और उसकी वजह ये है कि टर्की को तमाम तरह से समझाने की कोशिश की जा चुकी है, नेटो के जरिए भी कोशिश की जा चुकी है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। अभिषेक, आपकी बात को मैं सपोर्ट करूंगा, आपकी बात को मैं सपोर्ट करूंगा। अभिषेक, आप जो बता रहे हैं, जरा दोनों तस्वीरें दिखाएं, ईरान और टर्की दोनों की तैयारी के विजुअल्स दिखाएं जरा यहां पर। और इसके बाद मैं अपने मेहमानों के पास जा रहा हूं। यहां हमारे सामने शॉकिंग चीज है, और मैं चाहूंगा सुमित को तैयार करें। एक तरफ तुर्की का युद्ध अभ्यास, दूसरी तरफ सीमा पर ईरान की तैयारी। ये तस्वीरें इस बात की गवाह हैं कि इस युद्ध के डायनामिक्स बदलने वाले हैं, और इसी को लेकर मैं अपने दर्शकों के सामने कुछ यहां पर की ग्राफिक्स दिखाने जा रहा हूं। जरा जल्दी से आए मेरे साथ, और फिर मैं अपने मेहमानों के पास जाऊंगा। वेरी क्विकली यहां पर प्ले करें, इस चीज को देखें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको दिखा रहा हूं, प्ले करें यहां पर, वो ये है कि किस तरीके से तुर्की यहां पर आर्मेनिया अजरबैजान युद्ध में बड़े मुल्कों की डायरेक्ट एंट्री, तुर्की अजरबैजान युद्ध को और विध्वंसक बनाने में जुटे। नंबर 1, नंबर 2, चेंज ओवर करें, इसको समझें आप। तुर्की की फौज ने जबरदस्त युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया है। नेक्स्ट चेंज ओवर करें, वो ये है कि नेटो और रूस ने के मना करने के बावजूद तुर्की ने हाल ही में S-400 मिसाइल का परीक्षण किया। तुर्की अजरबैजान को चुनौती देने के लिए युद्ध की तैयारी में ईरान जुट गया है। एक और चीज हमारे सामने है, अजरबैजान की सीमा पर ईरान ने शुरू किया डिप्लॉयमेंट और युद्ध अभ्यास। नेक्स्ट चेंज ओवर करें, कुछ दिन पहले ईरान में गिरी अजरबैजान की कई मिसाइलें, बल्कि अजरबैजान नहीं वो आर्मेनिया है जिसको मैं यहां बोलूंगा। यहां से मैं सीधे चलूंगा मेरे खास मेहमानों के पास। जनरल प्रसाद, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या इस युद्ध में इन दोनों मुल्क के अब डायरेक्ट एंट्री आप देखते हैं? क्योंकि अभी तक ये पीछे से आ रहे थे। ईरान वेपन डिप्लॉय कर रहा था,
अजहर तुर्की जो है वो अपने कुछ सोल्जर्स, कुछ आतंकियों को ला रहा था, लेकिन अब लग रहा है फुल फ्लेजेड ये लोग आ रहे हैं। सीधे हम गेस्ट के पास चलेंगे, बताइए सर। देखिए, डायरेक्शन तो उसी तरफ जा रहा है कि टर्की और ईरान दोनों एक इस तरह से अपनी पोजीशन अख्तियार कर रहे हैं कि शायद इनके बीच में भी कुछ खलबल हो जाए, लेकिन मुझे ये लगता नहीं कि इसको आगे बढ़ने दिया जाएगा। आपने पिछले 2 दिन में देखा होगा कि अमेरिका भी बहुत कोशिश कर रहा है कि इस युद्ध को किसी तरह से बंद किया जाए, इसमें सीज़ फायर लाया जाए। मेरा मानना ये है निशान जी, इस समय रशिया का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है, और रशिया ही एक ऐसी कंट्री है इस समय जो बड़े कॉन्फिडेंस, बड़े अथॉरिटी के साथ ईरान के साथ, टर्की के साथ और मोर इम्पॉर्टेंटली विद अज़रबैजान एंड आर्मेनिया उनको बता सकता है कि ये युद्ध अब बंद कीजिए, ये बहुत आपकी हानि हो चुकी है, इसको ये ना हो जाए कहीं कि वर्ल्ड में फैलना शुरू हो जाए सर, और वो बड़े ह्यूमैनिटी के लिए साहब आपकी जो बात है मैं उसको ऐड कर रहा हूं। आपकी जो बात है मैं उसमें ऐड कर रहा हूं। जो आपने अभी अभी एक पॉइंट बोला है कि ये वर्ल्ड में फैलना शुरू ना कर जाए, मैं जरा एक यहां पर पॉइंट ऐड कर रहा हूं जनरल साहब, वो ये है कि रशिया तो इस मामले में फेल ऑलरेडी हो चुका है। नंबर 1 प्लीज उसी फ्रेम पर रखें। रशिया तो ऑलरेडी फेल हो गया, वो अमेरिका गए, उसके बाद भी वहां पर कार्रवाई चल रही है। ये दोनों कंट्रीज फेल कर गई हैं सर। फेल तो मैं नहीं कहूँगा, अभी प्रयास जारी है। इन चीज़ों का हल 2-4 मीटिंग में शायद नहीं निकल पा रहा है, लेकिन अगर रशिया और अमेरिका दोनों बहुत ज़ोर शोर से इसमें हस्तक्षेप करेंगे तो ये युद्ध रुक सकता है। मेरा अभी भी मानना ही है। मेरा मानना यह है निशांत जी कि आज की तारीख में कोई बड़ा देश ये नहीं चाहेगा कि ये युद्ध बढ़े, ये फैले, इसमें किसी का फ़ायदा नहीं है। अगर ऑयल फील्ड्स को नुकसान हो गया तो पूरे यूरोप को बड़ी परेशानी हो जाएगी। सर क्योंकि हम लोग यूरोप का जिक्र बार बार कर रहे हैं, वैसे ही मैं अब आपको एक चीज बताना चाहूंगा सर। आई एम सॉरी जनरल साहब, मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं। हमारे जितने भी दर्शक हैं जरा ध्यान दें, अब से कुछ ही क्षणों में एग्जैक्टली अबाउट 4 मिनट्स मैं आपको दिखाने वाला हूं कि शी जिनपिंग और एर्दोगन कैसे भारत को एक साथ टारगेट कर रहे हैं। आप हैरान होंगे ये देखकर। लेकिन यूरोप का जिक्र हुआ है, यूरोप से हमारे साथ युक्तेश्वर जुड़े हुए हैं। आर्मेनिया अजरबैजान युद्ध की आग सीधे यूरोप तक, फ्रांस की वजह से आर्मेनिया में जंग, एर्दोगन ने यह कहा। आर्मेनिया को हथियार सप्लाई कर रहा है फ्रांस, एर्दोगन ने यह कहा। एर्दोगन के बयान से नाराज फ्रांस का बड़ा एक्शन, तुर्की से फ्रांस ने अपना एम्बेसडर वापस बुलाया। यह इस वक्त की बड़ी खबर। खबर के ऊपर मैं सीधे चलूंगा मेरे सहयोगी अभिषेक के पास। अभिषेक, आप बता रहे हैं अभी इस वक्त आप आर्मेनिया में मौजूद हैं, वहां पर फ्रांस के कई रिप्रेजेंटेटिव मौजूद हैं, क्या पक रहा है? क्या फ्रांस डायरेक्टली इस युद्ध में अपने आप को इन्वॉल्व कर रहा है? देखिए, एकदम ये क्लियर है निशांत, और ये शीशे की तरह साफ है कि फ्रांस का रोल बहुत एक्टिव हो गया है। और जब मैं बहुत एक्टिव की बात कर रहा हूं तो वो बहुत एक्टिव जमीन पर है, जहां पर मैं हूं, येरेवन, जहां हमारे आने मैं यहाँ पर आया हूं और आपको वजह बता रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर फ्रांस के एमपी में कई संख्या, मैंने 15 कहा था, मुझे अपडेट किया गया कि 25 संख्या है। 25 एमपी हैं जो इस समय इस राजधानी में पहुंचे हुए हैं। और फ्रांस इमैनुअल मैक्रा जो वहां के राष्ट्रपति हैं, वो लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि टर्की ही सारे फसाद की जड़ है, और वो उस फसाद की जड़ पे चोट कर रहे हैं। देखिए, अजरबैजान पे चोट नहीं हो रही है, चोट इस फसाद की जड़ टर्की पर हो रही है, सबसे बड़ी बात है। और इसीलिए टर्की बौखलाया हुआ है, क्योंकि अगर टर्की को काबू में कर लिया गया तो ये वार रुक जाएगा। इस वार के रुकने की ना रुकने की वजह सिर्फ और सिर्फ टर्की है, और फ्रांस उसी जड़ पे चोट कर रहा है। लेकिन आप जो बताने में चाहूंगा यहां पर अपने दर्शकों को, आप जो जिक्र कर रहे हैं, युक्तेश्वर तैयार रहिए, क्योंकि यूरोप में तुर्की ने एक दरार डाल दी है। मैं अपने दर्शकों को जो दिखाने जा रहा हूं जरा इसको देखें। पूरे यूरोप में टर्की ने एक दरार डाल दी है, और देखें यहां पर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, टर्की के खिलाफ कौन कौन है और टर्की के समर्थन में कौन कौन है। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स इसको बनाना मैं चाहता, इसको सिंपल करते ज्यादा अच्छा होता, लेकिन इटली टर्की का एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, और टर्की यूरोपियन यूनियन का सदस्य नहीं है, सबसे नीचे पड़े आप। लेकिन टर्की के खिलाफ कौन कौन है? फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, बेल्जियम, साइप्रस, ये टर्की के खिलाफ हैं। यहां पर देखें आप, टर्की के साथ यूके, आयरलैंड, पोर्चुगल, इटली, एस्टोनिया,
लिथुविया, रोमानिया, लिथुवेनिया और माल्टा ये टर्की के साथ हैं। और यहां नीचे इटली एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर है। अजरबैजान के रिप्रेजेंटेटिव्स टर्की अभी आ चुके हैं, इटली जा चुके हैं बीच में कुछ दिन पहले। ऑयल की इनकी बहुत अच्छा ट्रेड है और टर्की जो है वो यूरोपियन यूनियन का सदस्य नहीं है। मैं सीधे चलूंगा युक्तेश्वर जी के पास, वेरी क्विकली अगर हो पाए तो ये ग्राफिक्स दिखाएं स्प्लिट में बीच में। युक्तेश्वर जी मुझे समझाएं क्या पक रहा है। आप लंदन से मौजूद हैं, यूके की अगर बात की जाए वो टर्की के साथ है, वो खुद भी यूरोपियन यूनियन में नहीं है और मतलब हटना चाह रहा है, और टर्की तो है ही नहीं। अभी क्या पक रहा है? यूरोप डिवाइड कर दिया टर्की ने। भले ही अभी तो वैसे यूके ऑब्वियसली यूरोपियन यूनियन में है, 1 जनवरी को हट जाएगा जी, लेकिन भले ही आप ये दिखा रहे हो तुर्की के साथ में यूके का या आयरलैंड का या पोर्टुगल का, एस्टोनिया का, लिथुआनिया का, माल्टा का, मैं सारे कंट्री में गया हूं और मैंने ये देखा है कि टर्की के खिलाफ रिसेंटली भले ही व्यापारिक संबंध हो, लेकिन क्योंकि टर्की के जो प्रेसिडेंट हैं वो रिसेप तैयब एर्दोगान, वो बहुत ही खतरे वाले व्यक्ति हैं। जैसे सी जिनपिंग है उसी तरह से वो बहुत खतरे वाले सही बोला व्यक्ति आपने। हैं और उन्होंने पाकिस्तान को भी उन्होंने सपोर्ट किया। अभी आप ये देखिए कि 47 साल का एक टीचर इस्लाम के नाम पे उसकी हत्या कर दी गई और वहां पे सबसे बड़ा फ्रांस में बहुत बड़ा कोविड होने के बावजूद में लाखों के लोग वो रोड पे निकले, लेकिन इस प्रेसिडेंट ने उनका एक बार भी उसका कंडेम नहीं किया कि भाई ये जो हत्या हुई जो 47 साल का जो टीचर है उसके विरुद्ध में। सो एर्दोगन जो है वो सी जिनपिंग और इमरान खान की तरह है। तो अब आप बिल्कुल आप यूरोप में ये मत समझिए कि इटली हो या यूके हो या आप ये बात बार बार बता रहे हैं तो मैं एक बार अपने दर्शकों को बता ही देता हूं कि शी जिनपिंग और एर्दोगन कितने सिमिलर हैं। अब ये बता ही देता हूं मैं। और पुष्पेश सर मैं आपके पास आ रहा हूं इसको लेकर, सीधे आइए जरा यहां पर। एर्दोगन और शी जिनपिंग इनकी समानताएं और इसमें कॉमन फैक्टर भारत है। देखें आप, एर्दोगन और शी जिनपिंग, ये यकीन मानिए ये एनालिसिस आप कहीं नहीं देखेंगे। अभी विस्तारवादी सोच के चलते एलएसी, साउथ चाइना सी, हांगकांग और ताइवान को परेशान कर रहा है शी जिनपिंग और चीन। तुर्की अपनी सरहदों को बढ़ाने की कोशिश में ग्रीस, साइप्रस और आर्मेनिया को परेशान करता है तुर्की। ये साइबेरिया नहीं है, साइप्रस है। नेक्स्ट चेंज ओवर करें, वो इंपॉर्टेंट है। भारत को परेशान करने के लिए एलएसी पर पीएलए और पाकिस्तान को सैन्य साजो सामान दे रहा है चीन। कश्मीर में दखल देने के लिए पाकिस्तान को पैसे, हथियार और भारत में एनजीओ के रास्ते घुस रहा है तुर्की। नेक्स्ट देखें आप, पैसों के बल पर श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान जैसे कई मुल्कों को गुलाम बनाने की कोशिश में है चीन। तुर्की अपनी सरहदों को बढ़ाने की कोशिश के चलते तुर्की क्या कर रहा है? अपनी फौजी ताकत के दम पर सीरिया, लीबिया, कतर, सोमालिया जैसे मुल्कों में अपनी ताकत बढ़ाने में जुटा है टर्की। यह बड़ी खबर है आपके सामने। मैं सीधे चलूंगा पुरुषोत्तम सर के पास। यहां पर इस ग्राफिक्स को, सिर्फ इस ग्राफिक्स को प्ले करें। पुरुषोत्तम सर, वेरी क्विक टेक। इन दोनों की नियत एक है। मुझे लगता है दुनिया के ये दो सबसे बड़े विलन बन के उभर रहे हैं। पुष्पेश सर, सॉरी सर, पार्डन मी सर। सर कहा तो मुझे लगा कि शायद नहीं, पार्डन मी सर, पार्डन मी सर। यस सर। नहीं, देखिए मुझे लगता है कि दो बातें बिल्कुल स्पष्ट हैं। आपकी बात बिल्कुल तर्कसंगत है कि चीन और तुर्की के बीच एक साठगांठ भारत को निशाना बनाने की है, मगर दोनों की तुलना यहाँ समाप्त हो जाती है। चीन की अर्थव्यवस्था दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है जो संभवतः कोविड के बाद नंबर 1 हो रही है। तुर्की की औकात और हस्ती चीन की तुलना में कुछ भी नहीं है। तो चीन जब भिड़ता है सारे संसार से, वो फ्रांस हो, लीबिया हो, साइप्रस हो, और वो रूस को भी कहीं ना कहीं परेशानी का सबब बनता हो, तो उसके लिए बड़ा मुश्किल है कि वो आज उस कुस्तुनतिनिया के साम्राज्य को पुनर्स्थापित कर सके जो कभी इस्लामी सारी दुनिया के लिए ये खिलाफत माना जाता था। मुझे लगता है कि इस्लामी समाज घटा है शिया और सुन्नी में, जो आप स्वयं बता रहे थे ईरान के संदर्भ में। पहले समाज तुर्की का नहीं है, वहाँ कुर्द हैं, वहाँ अल्पसंख्यक और लोग हैं। तो तुर्की यदि सबसे टकराता है दंभ में, दुस्साहसिकता में, तो उसके बिखरने का खतरा कहीं ज्यादा है चीन से। चीन बड़ा संकट बना रहेगा तुर्की की अपेक्षा काफी समय। सर एक बड़ी खबर में लेके आ रहा हूं। रॉ चीफ से मुलाकात के बाद झुके नेपाल के पीएम ओली। बड़ी खबर, ब्रेक करें। यहां पर सोशल मीडिया पर शेयर किया देश का पुराना नक्शा।
इस वक्त ये बड़ी खबर आपके सामने है। सोशल मीडिया पर शेयर किया देश का पुराना नक्शा, और यहां पर ये वही ओली साहब हैं जिन्होंने पहले कुछ और कहा था, लेकिन रॉ चीफ से मुलाकात के बाद एकदम से बदल गए हैं। ये समझा जाए तो शायद गलत नहीं होगा। और ये आप प्रधानमंत्री ओली के झुकने की बात है या नहीं, ये अपने आप में हमारे सामने ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि रॉ चीफ ने बुधवार रात को ओली से उनके पीएम आवास पर मुलाकात की थी। इससे पहले भारतीय सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे भी अगले महीने नेपाल जा रहे हैं, ये भी हम आपको बताना चाहेंगे। मैं सीधे चलूंगा जल शंकर प्रसाद के साथ। सर, एकाएक चेंज आया है नेपाल में, क्या समझा जाए? देखिए, नेपाल में चेंज तो आना ही था। नेपाल का और भारत का एक बड़ा पुराना रिलेशनशिप है। गोरखा रेजिमेंट भारत के अंदर है पिछले 200 साल से। वो हमारे लाखों में सैनिक वहाँ पेंशन लेते हैं। हमारे जितने आर्मी चीफ होते हैं और जितने आर्मी चीफ नेपाल के होते हैं, वो एक दूसरे की आर्मी के ऑनरी रैंक लेते हैं। हमारे ये चीफ जो नरावने साहब अगले महीने जा रहे हैं, ही विल बी दी ऑनरी जनरल ऑफ द नेपाल आर्मी। और उससे पहले हमारे रावत साहब गए थे, ही वॉज ऑल्सो ऑनरी जनरल ऑफ द नेपाल आर्मी। एंड सिमिलरली नेपाल के आर्मी चीफ यहाँ थे, ही मेड दी ऑनरी जनरल ऑफ द इंडियन आर्मी। और मुझे मालूम है, आई स्पीक नेपालीज, मो तो नेपाली में पनि कुरा गर्छु, हामी त सबै नेपाली में कुरा गर्छ। You must understand that half the Indian army officers who have served in the Gurkhas are so closely associated with Nepal. We are today celebrating Dussehra in the typical Nepalese way. Half the Indian army is celebrating Dussehra today in the Nepalese way, in the Gurkhali way. So we have such great relationship with Nepal. It is amazing that Oli Saab got diverted for some time. ठीक है, जल साहब प्लीज पार्डन मी, मेरे पास समय कम है, मैं शो को वाइंड अप कर रहा हूं, माफी चाहूंगा सर, प्लीज पार्डन मी, बट यू मेड योर पॉइंट। जल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, पुष्पेश सर और युक्तेश्वर जी आपका शुक्रिया, अभिषेक ग्रेट जॉब इंडीड, ग्रेट जॉब मैन। लेकिन अब इस खबर को मैं शो को वाइंड अप कर रहा हूं जो बिदेन की एक ब्रेकिंग न्यूज के साथ, अमेरिकी चुनाव के साथ। भारत के लिए ट्रंप के बयान पर भड़के बाइडेन ने कहा, दोस्त के बारे में ऐसा नहीं कहते, हम अमेरिका भारत की साझेदारी का सम्मान करते हैं। ट्रंप ने आखिरी प्रेसिडेंशियल डिबेट में कहा था, भारत की हवा बहुत गंदी है। चौका, वो छक्का, कभी रन आउट तो कभी कैच। लक्स कोजी पहन के देखो आपका फेवरेट मैच। लक्स कोजी, सुनो तो अपने दिल की। हमें टीम भारत पे, जो देश के हर दुकानदार के साथ है खड़े। ये करे किसी भी कार्ड और ऐप से पेमेंट स्वीकार, दे लोन कम ब्याज पर और मिलवाए क्रिकेट स्टार से। भारत पे लगाओ, धंधा बढ़ाओ। क्या पापा, कब तक खुद को हराते रहेंगे? आज आप मुझसे हारिए। आज तुझे गाड़ी सर्विस करवानी थी ना। फोर्ड का पिकअप एंड ड्रॉप है ना, अब उनका फोकस गाड़ी पे और मेरा सिर्फ आपको हराने पे। टाइम टू टाइम रिश्तों की भी सर्विसिंग करनी पड़ती है, आप उनको टाइम दीजिए और गाड़ी की फिक्र हम पर छोड़ दीजिए। फोर्ड, कुछ अलग सी फैमिली वाली फीलिंग। मेरे वॉल्स में है नो गैप। ऑर्डिनरी सीमेंट में है गैप्स जो पानी और क्लोराइड्स को रोक नहीं पाते।